इजराइल और हमास वॉर की वापसी से समूचा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां रेड सी में लगातार हुती के हमले जारी हैं, वहीं अमेरिका ने यमन स्थित हुती के कई ठिकानों को दहलाया है, जहां से विजुअल निकलकर अब सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा मिडिल ईस्ट में भड़कते युद्ध की, जिसमें ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप में सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। और लड़ाई है हुती और अमेरिकी सेना के बीच। पिछले 72 घंटे के भीतर देखें तो 4 से 5 बड़े अटैक हुती ने रेड सी में किए हैं। और निशाने पर कुछ और नहीं बल्कि यूएसएस ट्रूमैन है। वो दरअसल अमेरिका का वॉरशिप जो रेड सी में ट्रेड रूट को सिक्योर करने और हुती पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने तैनात कर रखा है। लेकिन हुती लगातार उसी को निशाना बना रहा है। हुती के बैलिस्टिक मिसाइल जो गिर रहे हैं रेड सी में, वो दरअसल अमेरिकी वॉरशिप को डुबा देना चाहते हैं। और इस आशंका को प्रबल देखते हुए अमेरिका ने भी खुलकर अब हुती के ठिकानों पर एक बार फिर से हमला बोलना शुरू कर दिया है। हदीदा और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो सदा का इलाका है, वहां पर भारी पैमाने पर तकरीबन 10 से ज़्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। लेकिन इससे हुती का कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ देखें तो हुती ने हमास के खिलाफ इजराइल के जंग के बदले में अब इजराइल के खिलाफ भी जंग शुरू कर दिया है, जिसके कारण 2 महीने बाद हम देख रहे हैं कि अब इजराइल में एक बार फिर से वॉर के सायरन लौट आए हैं। गूंजता हुआ है सायरन लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो जाकर अपने जान की हिफाजत के लिए सुरंगों में छुप जाएं, अपने जान की हिफाजत के लिए फिर से अंडरग्राउंड हो जाएं। और इस तरह से हमने जो सबसे बड़ा हमला तेल अबीब की तरफ देखा है हुती का, वो दरअसल नेगेव डिजर्ट स्थित जो इजराइल का सबसे बड़ा एयरबेस है नेबिटोल, उसकी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल का प्रहार हुती ने किया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि इंटरसेप्ट करते हुए एरो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हुती के इस हमले को निष्प्रभावित कर दिया गया है। लेकिन हुती ने जिस तरह से हमास के पक्ष में अपने जंग के आर्सेनल खोले हैं, उससे एक तरफ रेड सी दहल रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल में लगातार वॉर के सायरन हमें सुनाई दे रहे हैं। जो जंग पिछले 2 महीने तक खत्म हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि इजराइल और हमास के बीच की जो संधि है वो दरअसल अस्थायी होगी। और जो पहला फेज था वो शानदार तरीके से एंड की तरफ आया था। लेकिन इजराइल ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए हमास के ऊपर थोपना चाहा कि फेज 2 में एंटर किए बिना, यानी आईडीएफ की वापसी के बिना, यानी इजरायली सेना को गजा की जमीन से विड्रॉ किए बिना इजराइल हमास के हाथों से अपने जो बचे कुचे बंधक हैं उसे वापस ले लेगा। लेकिन हमास उसके लिए कतई तैयार नहीं हुआ। उसके लिए ट्रंप धमकी देते रहे, हमास की समाप्ति का ऐलान करते रहे, हमास को जहन्नुम में पहुंचाने का ऐलान करते रहे, लेकिन तब भी हमास नहीं झुका। और उसके बाद इजराइल ने सीज फायर को एंड करते हुए हमले शुरू कर दिए। इस हमले में अब तक गजा में 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रमदान का ये महीना जहाँ पर इजराइल ने सबसे पहले नाकेबंदी की, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो दरअसल यूएन का एड है, उसको बंद कर दिया एंटर करने के लिए। उसके बाद बिजली काट दी। उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को पूरी तरह से बंद करते हुए इजिप्ट की तरफ से समूचा रास्ता रोक दिया। और अब वॉर को दोबारा रिज्यूम करके, वॉर को रिटर्न करके इजराइल ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक हम देखें तो गजा में न सिर्फ हमास के ठिकाने टहल रहे हैं, बल्कि आवाम जो टेंट में बसे हुए हैं, जहां पर अपनी जिंदगी बचाए हुए हैं, वो भी दहलते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के हमले में जो जानकारी मिल रही है, यूएन का भी एक बंदा मारा गया है। इसके अलावा आप देखिए तो मासूम बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि आम आवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो वहाँ पर रेड क्रॉस है, उसकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग बुरी तरह से घायल हो रहे हैं, उनकी जान बचानी भी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की नाकेबंदी इजराइल ने गजा के लिए कर रखी है, उसके कारण एसेंशियल सर्विसेज लगातार प्रभावित है, दवाएं भी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। तो इस तरह के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जो गजा गुजर रहा था, उससे बड़ा क्राइसिस इस वक्त इजराइल के हमले के बाद वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका जो कह रहा था कि हम शांति लौटाएंगे, गजा में रिवेरिया बनाएंगे और हमास और इजराइल के बीच के जंग को खत्म कर देंगे, वहीं अमेरिका इस वक्त अब ईरान को भी धमका रहा है कि हुती के हमले के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि ईरान होगा। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। और अब ये देखना है कि जिस तरह से अमेरिकी सेना और हुती के बीच रेड सी से लेकर यमन के बीच जंग दिखाई दे रही है, वो किसी भी वक्त ईरान तक पहुंच सकती है अगर हम ट्रंप के बयानों पर भरोसा करें तो। इस तरह से ये जो समूचा मिडिल ईस्ट का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देखिए कि पिछले 2 महीने शांति रही, वहां पर जंग के बादल कुछ इस तरह से भड़क चुके हैं जिसके कारण मानवता
फिर एक बार त्रस्त है। इजरायली हमले से आम आवाम मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो हमास के हाथों में जो बंधक हैं उसे छुड़ाने के लिए कोई बड़ा प्रयास अब भी इजराइल की तरफ से नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल के जो तमाम हम देखें सत्ता व्यवस्था है उसके सामने इजराइल के लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वक्त था जब हमास से एक और डील करके जो बचे हुए लोग थे, बंधक थे, उन्हें नेतन्याहू निकालते। लेकिन जो रिजिडिटी नेतन्याहू की और ख़ास तौर पे स्ट्रेटजी ट्रंप की दिखाई दे रही है, उसके मुताबिक तो यही समझा जा सकता है कि वो गजा से न सिर्फ हमास का पूरा सफाया करना चाहते हैं बल्कि एक एथनिक क्लिनजिंग के भी मोड में हैं, ताकि जो ट्रंप का रिवेरिया वाला प्लान है वो दरअसल वहाँ पर सफल हो पाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहां न फेज 2 को लागू किया गया, ना ही निगोशिएशंस को आगे बढ़ाया गया, बल्कि लकीर खींच दी गई इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कि हमास बंधक लौटाए और आईडीएफ वहां से नहीं लौटेगा, जिसको कतई हमास तो मंजूर कर नहीं सकता था। और इस तरह से एक बार फिर युद्ध को झेलने के लिए हमास मजबूर दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो हमास के पक्ष में इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत कुछ है तो वो ईरान बैक्ड हूती ही हैं, जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में अब तक के बचे हुए सबसे ताकतवर फोर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि हमास के अलावा हिजबुल्लाह भी दरअसल अपने लीडरशिप को खोने के बाद पस्त दिखाई दे रहा है। और अब अगर कुछ ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस पूरे रीजन में है तो हूती है, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसके पास ड्रोन का जखीरा है और हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा लेकर जो अब्दुल अल हूती है वो ऐलान कर चुके हैं कि इजराइल का भी सफाया हम नक्शे से कर देंगे। जिस तरह से गजा में इजराइल कहर ढा रहा है और जो रेड सी का रूट है उससे अमेरिकी या इजराइल का कोई भी जहाज खाली नहीं जाएगा। अगर हम पिछले एक साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो हमास पर इजराइल के हमले के बाद जब हूती मैदान में कूदा जंग के इस मैदान में, वो अब तक आप देखिए तो रेड सी में तकरीबन 1000 से ज़्यादा घातक प्रहार कर चुका है, जिसमें 2 वेसल्स डूब चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भले इजराइल के पास हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे एरो हो, चाहे अमेरिका से आया हुआ थाड हो या डेविड स्लैंग हो, बावजूद इसके कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि हूती के इजराइल के ज़मीन पर गिरने में सफल रहे और उससे जान माल का इजराइल को नुकसान हुआ। इसलिए डर इजराइल को भी है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा जिस तरह से इजराइल के खिलाफ फिर से एक बार हूती छोड़ रहा है, वो खतरे की नई घंटी को बजाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के बीच की केमिस्ट्री ये बतला रही है कि वो वॉर जोन में टिके हुए हैं और अपने मकसद को साधने के लिए अब फिर से एक बार जंग को कल्मिनेशन तक ले जाना चाहते हैं, जहां से गजा का नक्शा बदल सकें, जहां से फिलिस्तीन का एक नया नक्शा ड्रॉ किया जा सके। इस वक्त नजरें दरअसल अरब देशों पर भी टिकी हुई है, उन तमाम इस्लामिक देशों पर जो कि इजिप्ट में बैठे थे, अरब के उन देशों ने जिन्होंने रिवेरिया के प्लान को दरअसल खारिज किया था कि गजा का पुनर्निर्माण अरब के देश करेंगे। गजा का पुनर्निर्माण अमेरिका के हाथों में नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि इस्लामिक देश करेंगे। लेकिन इस वक्त के हालात में देखिए तो जो देश दरअसल यहाँ बैठे थे, जिसमें आप ईरान की बात करें, टर्की की बात करें, सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, तमाम इस्लामिक देश अब भी इस युद्ध के दोबारा छिड़ने के बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ छाती पीट रहे हैं। जंग के मैदान में उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ओआईसी की बैठक के बाद जो ऐलान हुआ था कि गजा का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन उसके ठीक उलट जो इजरायली हमले हैं वो गजा को फिर से बर्बाद करते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि हालात किस तरह बद से बदतर हो रहे हैं और रमज़ान के महीने में हो रहे हैं। लेकिन इसे टैकल करने की कैपेबिलिटी ना ओआईसी के पास है और ना ही अरब देशों के पास। ये दोनों ही फोर्सेस मिलकर भी दरअसल इस वक्त इजराइल और अमेरिका का प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। ये इस वक्त का हालात जो हम गजा में देख रहे हैं, जिस तरह से रेड सी से लेकर हम देखें तो यमन और तेल अवीव तक दिखाई दे रहा है, वो एक ऐसे जंग का सूत्रपात कर चुका है जो मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदलने के लिए हम देखें तो प्रभावी तौर पर आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे इजराइल और अमेरिका की जो रणनीति है वो भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आगे होने वाला जो वक्त का समूचा सिलसिला है वो बेहद भयावह मोड़ रहा है और ऐसे में हमारे लिए भी समझना बेहद ज़रूरी है कि इन स्थितियों और परिस्थितियों में दरअसल जंग कहाँ रुकेगी, क्योंकि गजा का अगर सफाया करना ही इजराइल का मकसद है, जिसका ऐलान नेतन्याहू कर चुके हैं, तो ये एक भयावह स्थिति को पैदा कर रहा है। और इस स्थिति से निपटने के लिए दुनिया में हम देखें तो सिर्फ प्रतिकार जैसे शब्द मौखिक तौर पर निकल के आ रहे हैं, पेपर बुलेट चलाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी लगातार नज़र ईरान, हूती, इजराइल, अमेरिका के साथ साथ हमास पर टिकी हुई है, गजा से लेकर तेल अवीव तक, और दूसरी तरफ आप देखें तो रेड सी से लेकर यमन तक, और यहाँ तक कि ईरान पर होने वाली हर गतिविधियों को हम मैप करते हुए आपके सामने वहाँ की रिपोर्ट लेकर आते रहे हैं, आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रणनीति। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए विदा।